एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये अध्याय 4 है आपकी। पाठ का नाम है जलवायु। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये भूगोल का चैप्टर है, आप देख सकते हैं, और कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। इसमें से आप देखेंगे तो 4 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जो कक्षा 9 के लिए है तो इसके आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी तापमान की बात हो रही है। ठीक है, टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, ये हो गया पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वृष्टि किस राज्य में होती है? यानी आम्र वृष्टि वर्षा किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। यानी इससे क्या होता है, आम्र वृष्टि वर्षा से आम जल्दी पक जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थारका मरुस्थल। ये भी हमारा थारका मरुस्थल भी राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। शीत माने क्या होता है? ठंड। ठीक है, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आगे देखिए, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? लेह में। लेह कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, तो सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? लेह यानी लद्दाख। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मासेनराम। मासेनराम कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। यानी मासेनराम में आप देखेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। तो ये कहाँ पर स्थित है जी? मासेनराम। ये है आपका मेघालय राज्य में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, जेट धाराएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, उपरितन वायु। यानी बहुत ऊंचाई पर ये चलती हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उपरितन वायु। अब इसके बाद में आपको खालिस्तान भरना है। प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हैं इधर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें इसके खालिस्तान भरना है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है आपका, मानसून शब्द की उत्पत्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी, ये कौन सा शब्द है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्म माने क्या होता है? गर्मी। मानसून के प्रवाह की दिशा, तो आप देखेंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की पूर्व है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो इसमें आपको बनना है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले, तो आप देखेंगे इसमें क्या बनना है आपको? केरल तट पर पहुंचता है। यानी सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल के तट पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न देखिए, शीत ऋतु ITC जेट, इसमें बनना है आपको उत्तर या दक्षिण गोलार्ध में
खिसक जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में, इसमें बनना है आपको बंगाल की खाड़ी मानसून से वर्षा होती है, यानी मध्य प्रदेश में किससे वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? भारत के पूर्व में स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें को गलत हो गया है डबल, तो यहाँ पर ये को काट लेना है आपको। ये काय की परिभाषा है? मौसम की। एक विशेष समय में किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय अवस्थाओं को, इसमें बनना है आपको, मौसम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून की दोनों दिशाएं, दोनों शाखाएं, इसमें बनना है आपको, गंगा के मैदानों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म माने क्या होता है? गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को, इसमें इसका बनना है आपको, काल बैसाखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु, इसमें बनना पहली, तमिलनाडु राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, सत्य अवलेख असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये सत्य हो जाएगा आपका। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए पहला प्रश्न है इसमें मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते, ये असत्य हो जाएगा, यानी मौसम और जलवायु के तत्व दोनों के एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय द्वीपों पर मानसून का सबसे पहली वर्षा होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, ये सत्य हो जाएगा। यानी शीत माने क्या होता है? ठंड के मौसम में क्या होते हैं? छोटे दिन होते हैं और रातें कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं, यानी कि सर्दी में। अगला क्वेश्चन है नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तटीय प्रदेश होते हैं जो समुद्र से लगे होते हैं, उसमें तापमान ज़्यादा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, यह सत्य हो जाएगा। यानी ग्रीष्म माने क्या होता है? गर्मी में तिब्बत का पठार कैसा रहता है? गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है, यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं, यानी कि शीत माने क्या होता है? ठंड में चलने वाली गर्म हवाएं, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आप देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी लू माने क्या होता है? लपट। शीतकाल, शीत माने क्या होता है? ठंड में चलने वाली गर्म हवाएं, तो यह सत्य हो जाएगा। लू माने क्या होता है? लपट, तो ये असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका जोड़ियाँ बनाना है आपको, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें देखिए एक तरफ दिया है खंड खंड का दिया है, एक तरफ खंड खा दिया है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है फूलों की बौछार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा। यहाँ पर डैश करेंगे, पहले ऑप्शन सा लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सा लिखा है मैंने, और इसके आगे लिख देना कहवा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मानसून प्रत्यावर्तन, तो इसके आगे आपको डैश करके लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ डालेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे सितंबर, तो इसके आगे सितंबर लिख देंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ, तो इसके आगे डैश करके लिखना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा या डालेंगे ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर, और चक्रवात लिख देंगे इसके आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काल बैसाखी, तो इसके आगे डैश करेंगे आप, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा। ऑप्शन बा डाल लेंगे यहाँ पर, तो इसके आगे लिख देंगे पश्चिम बंगाल, इसके आगे पश्चिम बंगाल लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बेबी क्राइस्ट, तो इसके आगे लिखेंगे आपको ऑप्शन पा डालेंगे यहाँ पर,
और इसके आगे लिख देंगे एल नीनो, एल नीनो लिख देंगे इसके आगे। अगला क्वेश्चन है ठंडी जलधारा, तो इसके आगे डैश करेंगे, तो इसके आगे लिख देंगे ऑप्शन ई लिखेंगे यहाँ पर, और इसके आगे लिख देंगे पेरू, ठीक है। नेक्स्ट है क्षुमंडल, इसके आगे डैश करेंगे, तो इसके आगे लिख देंगे आपको क्या लिखना है, 12 नंबर डालेंगे यहाँ पर, और जेट वायु धाराएं, इसके आगे लिख देंगे जेट वायु धाराएं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश, इसके आगे लिखना है आपको डैश करके, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द, देखिए यहाँ पर, और इसके आगे लिखेंगे दक्कन का पठार, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके दक्कन का पठार इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा इसका दक्कन का पठार। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। आप पहला क्वेश्चन है इसमें, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं, और देखिए पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है जेट स्ट्रीम क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं ये, ठीक है। अत्यधिक ऊंचाई पर चलने वाली कैसी हवाएं होती हैं, पश्चिमी हवाएं। अगला क्वेश्चन है वर्षण किसे कहते हैं, तो आपने वर्षा होती जरूर देखी होगी, तो इसमें लिखा हुआ है, वही लिखा है वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं, यानी पानी बरसता आपने जरूर देखा होगा। तो वर्षा जल के पृथ्वी पर यानी जमीन पर गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। अब आप देखेंगे जी मॉड्यूल पेपर में आपका पेज नंबर 19 पे मिलेगा जी आपको मॉड्यूल पेपर में। अगला क्वेश्चन है शीतलहर क्या है, शीत माने क्या होता है, ठंड। उत्तर हो जाएगा इसका शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं होती हैं, उसको क्या कहते हैं, शीतलहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है महावट किसे कहते हैं, महावट, महावट क्या होता है। उत्तर देखिए यहाँ पर, देखिए उत्तर जी गलत दिया है, उत्तर भारत, इसमें लिखा है उत्तर भारत में शीतकाल माने क्या होता है, ठंड में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। तो सही है यहाँ पर, यहाँ से देखेंगे उत्तर भारत में शीतकाल माने क्या होता है, ठंड का मौसम में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, महावट। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जनवरी दिसंबर के महीने में भी वर्षा होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, महावट कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका एल नीनो क्या है, तो इसका उत्तर देखिए पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा को एल नीनो कहते हैं। यानी कि इसमें लिखा हुआ है पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर, यानी ठंडी जलधारा चल रही है, उसके स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा चलने लगे तो उसको क्या कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसून विराम क्या है, मानसून विराम क्या होता है, विराम माने क्या होता है, रुकना। मानसून इसमें उत्तर है इसका, यानी वर्षा का रुकना, पूरी तरह वर्षा खत्म हो जाना। तो मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती, ठीक है, यानी मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों के लिए नहीं होती है, उसे ही मानसून विराम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं, तो भारत में 2 जलवायु कटिबंध हैं, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब आगे है आपका क्वेश्चन अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखनी है। यानी अरब सागर भारत के किधर है, पश्चिम में स्थित है, तो उससे अरब सागर से कौन कौन से राज्यों में वर्षा होती है, तो आप देखेंगे केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, ये 5 राज्य हैं, उनसे इन राज्यों में अरब सागर से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए या क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। 4 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, देखिए वैसे 3 ही ऋतु हैं, लेकिन जो वर्षा ऋतु है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शीत ऋतु यानी ठंड का मौसम, एक होता है ग्रीष्म यानी गर्मी, और तीसरा है मानसून का आगमन, यानी वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांट दिया है, यानी कि मानसून
मानसून का आगमन व मानसून की वापसी। देखिए वर्षा ऋतु है, जब पानी बरसना स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं मानसून का आगमन, और जब पानी समाप्त हो जाता है, बरसना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं मानसून की वापसी। तो भारत की ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु को आप देखेंगे 2 भागों में बांटा है, मानसून की आगमन और मानसून की वापसी। ठीक है, तो वर्षा ऋतु को कितने भागों में बांटा है? वर्षा को 2 भागों में। यानी कौन कौन से भाग हैं वो? देखिए दोबारा से देखिए, शीत ऋतु यानी ठंड, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। अब वर्षा ऋतु को 2 भागों में बांटा है, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। मानसून का आगमन का मतलब होता है जब पानी बरसना स्टार्ट होता है, और मानसून की वापसी का मतलब होता है जब पानी बरसना एकदम बंद हो जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसूनी पवनों से। ये आपका मॉड्यूल में आप देखेंगे तो 20 पेज नंबर पे मिलेगा आपको ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं आपका। देखिए अगला पार्ट है आपका अध्याय 5 है जी आपकी, और पार्ट का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यानी प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो अपने आप पैदा होती है बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के, तथा वन्य प्राणी, वन्य प्राणी को होते हैं जो जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, यानी कि उसको हम वन्य प्राणी कहते हैं, जो जंगल में निवास करते हैं। ये आप देखेंगे भूगोल का चैप्टर है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, और इसमें से आप देखेंगे तो 3 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यानी कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल आप देखेंगे जीवमंडल निश्चय है, और किस राज्य में स्थित है जी? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए में लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। यानी इनमें से कौन से? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्यतः उगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटीली। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ये सभी हिमालय पर्वत में भी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, और मध्य भारत में भी पाई जाती है, मरुस्थल में भी पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो पेड़ पौधे अपने आप मानव के हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होते हैं, उगते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से? ये सभी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन भारत के निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन क्या होती हैं? इनकी ये तट के किनारे पाए जाते हैं, और इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसमें एक डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, उसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन वनस्पति है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, पचमढ़ी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? तो पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा मध्य प्रदेश। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको इधर कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो देखिए पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों के
से जो निर्मित व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, पारतंत्र बनना है इसमें आपको। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, इसमें बनना है आपको पादप कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस जीवमंडल निश्चय, इसमें बनना है आपको असम राज्य में स्थित है। तो मानव जीवमंडल निश्चय है वो कौन से राज्य में, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कटीले वनों का मुख्य वृक्ष, तो इसमें बनना है आपको बबूल है। अगला क्वेश्चन है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम, यानी भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1972 में। अगला क्वेश्चन है भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 21.05% है। तो इसमें बनना है आपको 21.05%। अगला क्वेश्चन है जुकाम और खांसी की दवा के लिए, तो इसमें बनना है आपको तुलसी पादप माने क्या होता है, पादप का उपयोग किया जाता है। पादप माने क्या होता है, पौधे, ठीक है। यानी जुकाम खांसी के लिए, हल्की जुकाम खांसी होती है तो उसके लिए हम तुलसी का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट पार्ट बताना है आपको सत्य अवलिक असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति कहते हैं, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है वो उसको क्या कहते हैं, देशज वनस्पति कहते हैं। और जो पौधे भारत के बाहर से आए हुए हैं उसे विदेशज वनस्पति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानस जीवमंडल निश्चय असम में है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कटीले वन पाए जाते हैं, जैसा सत्य हो जाएगा। कटीले वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वारी वन सुंदरी नामक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य हो जाएगा। ज्वारी वन क्या होते हैं, जहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी कि ज्वार क्या होता है, जब हम देखते हैं कि समुद्र का जल स्तर अपने जल स्तर से ऊंचा उठ जाता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं, और वही स्थिति में बर्फ वापस आ जाता है तो उसको हम भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊंट थार मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। क्योंकि ऊंट क्या थार का मरुस्थल है उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंट के पैर क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, यानी चौड़े होते हैं नीचे, तो इस वजह से वो रेत में आसानी से चल सकते हैं और रेत में उनके पैर नहीं दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें खंड का और खंड खा दिया है इसमें। पहला क्वेश्चन है सुंदरबन, तो इसके आगे डैश करके लिखना है आपको सुंदरबन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ई डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे पश्चिम बंगाल। ये तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, देखिए इसमें सुंदरबन इसके आगे डैश करके लिखना है आपको सुंदरबन डेल्टा है जी, ठीक है। तो वो कौन से राज्य में स्थित है, ऑप्शन ई डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी, तो इसके आगे आपको डैश करके लिखना है, ऑप्शन दा डालेंगे इसमें, उसके आगे लिख देंगे उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है कंचनजुंगा, ठीक है, तो इसके आगे आपको डैश करके लिखना है कंचनजुंगा कहाँ पर है, ऑप्शन बा डालेंगे यहाँ पर और इसके आगे लिख देंगे सिक्किम लिख देंगे। यानी कि कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है देवांग, तो इसके आगे डैश करके लिखना है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की हैं, और ये इसका संबंध है ऑप्शन सा से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो आप देखेंगे ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसके बाद में चीन में इसको क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। तो जैसे ये भारत के प्रवेश करती है कौन से राज्य में, अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में नीचे उतरती है ये नदी और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जिसको जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये बांग्लादेश में गंगा यमुना
गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या होता है, संगम होता है, यानी एक नदियाँ दूसरे से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक दूसरे से कौन से स्थान पर मिलती है, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है मानस, इसके आगे डैश करके लिखना है। मानस क्या है, इसके आगे ऑप्शन आ लिखेंगे और इसके आगे लिख देंगे असम में। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.55%। अगला क्वेश्चन है, देशज वनस्पति का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा साल। अगला प्रश्न है आपका, एक सींग वाले गैंडे किन किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे आपको पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जीवमंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि हमारी बुक में जो 9th की बुक है उसमें 103 दिए हैं। और राष्ट्रीय नेशनल पार्क माने क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो राष्ट्रीय उद्यान बड़े होते हैं, सॉरी। और जीवमंडल निश्चय क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन दोनों ही ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है आपका, एक औषधि पादप, पादप माने क्या होते हैं, पौधे का नाम लिखिए। तो नीम, तुलसी, जामुन और सर्पगंधा, ये सभी कैसे पौधे हैं, औषधि पौधे हैं, ठीक है। औषधि माने क्या, जिससे हमें दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी नीम का हम कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, तुलसी का सर्दी जुकाम में, जामुन का पाचन क्रिया में, और सर्पगंधा का रक्तचाप के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप देखेंगे जी हम कौन से उस पर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे 26 पेज नंबर, ये 26 में मिलेगा आपको ये चैप्टर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो इसका सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन का। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 वृक्षों के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साल और सागौन। अब इसके बाद आपका एक चैप्टर और है भूगोल का। इसके पूर्व में मैं 3 चैप्टर का वीडियो बना चुका हूँ और ये 3 चैप्टर का वीडियो और आपके सामने प्रस्तुत है। तो आप देखेंगे कि अध्याय 6 है जी, पाठ का नाम है जनसंख्या, ठीक है। इसमें से भी आप देखेंगे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, और भूगोल कक्षा 9, ठीक है। तो आइए इसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। देखिए इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर सिक्किम, यानी सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है भारत में, यानी 6 लाख के आसपास। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। तो सबसे
जनसंख्या घनत्व भारत में कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, सॉरी। यानी इसमें क्या दिया है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम यानी सबसे कम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, तो इसका कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला प्रश्न देखिए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर। इसमें बनना मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु दर। और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोगों का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाना है, जाने को क्या कहते हैं? प्रवास। इसमें बनना है आपको प्रवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो इसमें बनना है आपको 73% थी। यानी 2011 में जनगणना हुई थी अपनी लास्ट में, तो इसके बाद में उसके अनुसार साक्षरता दर हमारे देश की कितनी थी? 73%। अगला क्वेश्चन है, किशोर जनसंख्या में 10 से, आप देखेंगे 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं। यानी किशोर कितने वर्ष से? यानी 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही, इसमें बनना है आपको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या बनना है आपको? बुद्धिमत्तापूर्ण। अब इसके बाद में आपको बताना है सत्य सत्य, सत्य अवलिक असत्य बताइए। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है जी। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप देखेंगे वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी, तो ये सत्य हो जाएगा। यानी जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आप देखेंगे ये 30 पेज नंबर पे मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में। और इसमें आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीवन जीने की औसत आयु 68 वर्ष है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या भी कहते हैं, देखिए ये सत्य हो जाएगा। यानी 15 वर्ष से लेकर हमारे देश के जो 59 वर्ष के लोग होते हैं वो काम करने के लिए होते हैं। ठीक है, और उनको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य करने लायक, यानी जो व्यक्ति कार्य करने लायक होता है उसी को हम कार्यशील कहते हैं। यानी 60 वर्ष की उम्र में आदमी की आय ज़्यादा हो जाती है उम्र, तो काम करने में थोड़ा असमर्थ होता है, इसलिए हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितने वर्ष की? 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, जो यह सत्य हो जाएगा। यानी हमारे देश में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल से होती है, तो यह सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या संरचना कृषि कार्य में लगे लोग शामिल हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से देश के आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में, ये भी सत्य हो जाएगा। यानी लिंगानुपात का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या अधिक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताना है टेबल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक ये आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है,
सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें देखिए पहला है सिक्किम, सिक्किम की जनसंख्या, तो इसके आगे आपको डैश करके लिखना है कितनी है सिक्किम की आबादी, केवल ई नंबर डालना है यहाँ पर, और इसके आगे लिखना है 6 लाख। इसके आगे क्या लिखना है 6 लाख, यानी सिक्किम की जनसंख्या केवल 6 लाख है। अगला क्वेश्चन है पहली जनगणना, यानी पहली जनगणना हमारे देश में कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872। हाँ नंबर डालेंगे यहाँ पर और इसके बाद लिखेंगे 1872। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जनगणना। संपूर्ण जनगणना का मतलब होता है हमारे पूरे देश में जनगणना, है ना। तो वो कब हुई थी संपूर्ण जनगणना, 1881। ऑप्शन बार डालेंगे यहाँ पर, इसके आगे देंगे 1881। अगला क्वेश्चन है बाल, युवा एवं वृद्ध, तो इसका डैश करके लिखना है आयु संरचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रियाकलाप के आधार, तो इसके आगे लिखना है आपको नगरीय एवं ग्रामीण संरचना, ठीक है। तो इसके आगे नगरीय एवं ग्रामीण संरचना लिख देना है आपको। यहाँ पर देखिए नगरीय एवं ग्रामीण संरचना। अब इसके बाद में आपको बताना है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, क्यों है, इसका मतलब क्या है। उत्तर देखिए समतल मैदान है वहाँ पर, और उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की, और पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ पर, इसलिए जनसंख्या घनत्व वहाँ पर अधिक है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो ये इसका हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आधी आबादी किन 5 राज्यों में निवास करती है, यानी कि हमारे देश में जो 5 राज्य हैं उनमें देश की आधी आबादी निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, इसके बाद में बिहार, महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं हमारे देश के, उनमें हमारी देश की 50% आबादी यानी जनसंख्या निवास करती है। कौन कौन से राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1872। और संपूर्ण देश में जनगणना कब हुई थी, 1881। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम आप देखेंगे हरियाणा राज्य में सबसे कम है लिंगानुपात, यानी 831 महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर, ठीक है। और आप देखेंगे जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा आपका केरल, यानी कि महिलाओं की संख्या 1084 है यहाँ पर, और पुरुषों की संख्या कितनी है 1000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 16%। तो ये थे आपके 3 पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले भी मैं 3 पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।